डिस्कस करेंगे आप लोगों की आउटलाइन का सेकंड मॉड्यूल जिसका नाम है मॉडल स्पेसिफिकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस मॉड्यूल का फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है मॉडल सिलेक्शन क्राइटेरिया। और ये आप लोगों की जो गुजराती की इकोनोमेट्रिक्स की बुक है उसका चैप्टर नंबर 13 है। तो आप लोगों ने चैप्टर या वीडियोस लेक्चर्स को देखने के बाद अपने जो है वो बुक में से लाजमी जो है वो गो थ्रू करना है। तो अब हम देखेंगे क्या कहते हैं। सबसे पहला टॉपिक है जी मॉडल सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट जो है वो इकोनोमेट्रिक्स का एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट और एक बड़ा ही जो है वो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे जी हम मॉडल सिलेक्शन क्राइटेरिया कहते हैं। तो जब भी हम रिग्रेशन मॉडल को जो है बिल्ड करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो सिंपली जो है वो सिर्फ कोएफिशिएंट्स को एस्टिमेट करना ही नहीं होता या जो है वो एक रिग्रेशन लाइन के अराउंड जो है वो डाटा को प्लॉट करना ही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता, बल्कि हमारा रियल गोल होता है एक ऐसे मॉडल को डेवलप करना जो रिलायबल हो, जो मीनिंगफुल हो और जो यूज़फुल हो इकोनॉमिक इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स को अंडरस्टैंड करने के लिए और जिसकी बेस पे हम प्रिडिक्शंस भी कर सकें। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो हमारे रिग्रेशन मॉडल्स की जो है वो बड़ी सिग्निफिकेंस है कि हमने क्या कहते हैं कैसा इकोनोमेट्रिक मॉडल बिल्ड करना होता है जो कि ना सिर्फ मॉडल हो बल्कि वो रिलायबल भी हो, वो गुड भी हो और वो मीनिंगफुल भी हो। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में जो है वो दो बड़े ही वेल नोन इकोनोमेट्रिशियंस थे जिसमें से एक का नाम था डेविड हेनरी और दूसरे का नाम था जी जीन फ्रैंकोस रिचर्ड। ठीक है। तो इन दोनों ने जो था वो एक सेट ऑफ क्राइटेरिया जो था प्रपोज किया था जो हमें हेल्प करता है ये इवेलुएट करने में कि हमारा जो रिग्रेशन का मॉडल है, हमारा जो इकोनोमेट्रिक मॉडल है वो गुड है, वो अच्छा है या नहीं है। तो ये क्राइटेरिया जो है बड़ा ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है किस में रियल वर्ल्ड डाटा एनालिसिस में, क्योंकि बहुत से मॉडल्स को जो है वो एस्टिमेट किया जा सकता है। ठीक है। लेकिन सारे मॉडल्स जो है वो अप्रोप्रिएट भी नहीं होते और ट्रस्ट वर्थी भी नहीं होते। तो ये मॉडल सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है ये हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है ये डिसाइड करने में कि हमने कौन सा मॉडल जो है वो एक्सेप्ट करना है और कौन सा मॉडल एक्सेप्ट नहीं करना। तो इस क्राइटेरिया के जो इसके जो है वो मॉडल सिलेक्शन क्राइटेरिया के जो है वो 6 क्राइटेरियाज हैं। ठीक है। जो एक गुड एम्पिरिकल मॉडल की सिलेक्शन को जो है वो गुड एम्पिरिकल मॉडल की सिलेक्शन में हेल्प करते हैं। तो एक गुड एम्पिरिकल मॉडल जो है वो 6 क्राइटेरियाज को फुलफिल करता है, सेटिस्फाई करता है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है जी डाटा एडमिसिबिलिटी। ठीक है। अब ये आइडिया जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल भी है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है। इस आइडिया के मुताबिक जो है जो हमारा मॉडल जो है वो ऐसे रिजल्ट प्रोड्यूस करे जो कि लॉजिकली पॉसिबल हो रियल वर्ल्ड में। ठीक है। कि हमारे मॉडल की जो प्रोडिक्शन जो है वो लॉजिकली पॉसिबल हो रियल वर्ल्ड में। ठीक है। अब इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं कि अगर आपका एक मॉडल है, ठीक है, लेकिन वो प्रिडिक्ट कर रहा है जी नेगेटिव इनकम। ठीक है। और सजेस्ट कर रहा है कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है। तो ये क्लियरली शो कर रहा है कि कुछ ना कुछ गलत है, क्योंकि इनकम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती और प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि ये वैल्यूज जो है वो रियलिटी में रियल वर्ल्ड में जो है वो पॉसिबल नहीं है।
ये इम्पॉसिबल है। इनकम नेगेटिव नहीं हो सकती और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू ग्रेटर देन वन ही नहीं हो सकती। तो अगर इस तरह के मॉडल जो हैं वो चाहे आपको मैथमेटिकली करेक्ट नज़र आ रहे हों, लेकिन ऐसे मॉडल्स को जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता। ठीक है, तो जब हम एक गुड मॉडल की बात करते हैं तो एक गुड मॉडल जो है वो ऐसा मॉडल हो जो रियल वर्ल्ड की लिमिट्स को रिस्पेक्ट करे, जिसके थ्रू जो है वो हम नॉनसेंस आउटकम जो है वो जो जनरेट ना करें, ऐसी आउटकम जनरेट करें जो लॉजिकली पॉसिबल हो हमारे हमारे रियल वर्ल्ड में। ठीक है, सेकंड है जी, सेकंड क्राइटेरिया है जी, इट मस्ट बी कंसिस्टेंट विद इकोनॉमिक थ्योरी। ठीक है, तो मॉडल जो है वो हमारा इकोनॉमिक थ्योरी के साथ जो है वो अलाइन हो, वो कंसिस्टेंट हो। ठीक है, मॉडल शुड अलाइन विद इकोनॉमिक थ्योरी, मॉडल शुड बी कंसिस्टेंट विद इकोनॉमिक थ्योरी। ठीक है, ये ऐसा मॉडल जो है, सर मॉडल का मतलब ये नहीं है कि क्या कहते हैं कि वो डाटा की फिट, जो डाटा को जो है वो वेल फिट शो करे। ठीक है, बल्कि मॉडल जो है वो हमारा इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स के साथ भी उसकी अलाइनमेंट होनी चाहिए कि जो हमारे इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स हैं, रिलेशनशिप्स हैं, उसको भी जो है वो इस्टेब्लिश कर रहा हो। क्योंकि इकोनोमेट्रिक्स की जब हम बात करते हैं, इकोनोमेट्रिक्स का मतलब सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं है, बल्कि इकोनोमेट्रिक्स जो है वो डीपली कनेक्टेड है इकोनॉमिक थ्योरी से। ठीक है, तो इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये कंसिडर करें जी फ्रीडमैन का, क्या कहते हैं, मिल्टन फ्रीडमैन के परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस को कंसिडर करें। तो इस थ्योरी के मुताबिक जो है वो कंजम्पशन जो है वो प्राइमरीली डिपेंड करती है परमानेंट इनकम पे। ठीक है, कंजम्पशन जो है वो फ्रीडमैन के मुताबिक डिपेंड करती है परमानेंट इनकम पे। ठीक है, वो टेम्पर इनकम में आने वाली टेम्परेरी फ्लक्चुएशंस पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, इनकम डिपेंड, कंजम्पशन डिपेंड करती है जी परमानेंट इनकम पे। अब एक इम्प्लीकेशन इस आइडिया का ये है कि अगर इनकम ज़ीरो हो जाए, ठीक है, कि अगर आमदनी ज़ीरो हो जाए तो फिर भी जो है वो कंजम्पशन जो है वो कंजम्पशन भी ज़ीरो होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या कहते हैं, जब हम रिग्रेशन मॉडल को रन करते हैं कंजम्पशन को इनकम पे, तो हम क्या फाइंड करते हैं, हम फाइंड करते हैं कि हमारे जो इंटरसेप्ट की वैल्यू जो होती है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होती है। ठीक है, तो फिर ये वाले जो थ्योरी, ये हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो तो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट कर रहा है। किसके साथ जी, क्या कहते हैं, हमारी थ्योरी के साथ। तो इस तरह की सिचुएशन में अगर हमारा स्टैटिस्टिकल मॉडल जो है वो गुड फिट भी है, ठीक है, लेकिन अगर हमारे मॉडल में जो है वो गुडनेस ऑफ फिट, तो अगर हमारा मॉडल शो कर सकता है, लेकिन गुडनेस ऑफ फिट का मतलब ये नहीं है कि वो इकोनॉमिक सेंस भी शो कर रहा है, और मॉडल में जो है वो इकोनॉमिक मीनिंग जो है वो लैक भी कर सकता है। तो हमने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि हमारा जो मॉडल है वो थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेशंस के साथ कंसिस्टेंट हो। ठीक है, अब थर्ड क्राइटेरिया है जी हमारा वीक एक्सोजेनिटी ऑफ रिग्रेसर्स। ठीक है, कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मस्ट बी कोरिलेटेड विद एरर टर्म। ठीक है, अगर तो इस तरह की कोरिलेशन एग्जिस्ट करती है कि हमारा अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एरर टर्म के साथ जो है वो कोरिलेटेड है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे एस्टिमेट्स जो हैं वो बाइस्ड हो जाएंगे और इनकंसिस्टेंट या अनरिलायबल हो जाएंगे। ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक मॉडल को कंसिडर करते हैं, जहाँ पे हम क्या कहते हैं,
कंसिडर करते हैं जिसमें हम एजुकेशन के इनकम पर जो है वो इफेक्ट को मेजर कर रहे हैं। ठीक है, एजुकेशन के इनकम पर जो है वो इफेक्ट को मेजर करते हैं। ठीक है, तो जी हम कह रहे हैं जी हम एजुकेशन और इनकम के इफेक्ट को मेजर कर रहे हैं, लेकिन अगर हम एक बड़े ही इम्पोर्टेंट वेरिएबल को अपने मॉडल में इंक्लूड ना कर पाए, जैसा कि हमारा बड़ा ही इम्पोर्टेंट वेरिएबल है जी एबिलिटी। ठीक है, तो वो वेरिएबल जी फिर एक ओमिटेड फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, और ओमिटेड फैक्टर बन के हमारी एरर टर्म का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, और एबिलिटी जो है वो कोरिलेट करती है हमारी एजुकेशन से। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा इंडिविजुअल जो है वो काबिल होते हैं, उतनी ज़्यादा जो है वो तालीम हासिल करते हैं। तो क्योंकि हमारी एबिलिटी एजुकेशन के साथ कोरिलेट करती है, तो इसका नतीजा क्या होगा, और एबिलिटी को हमने अपने मॉडल में कंसिडर नहीं किया तो वो एरर टर्म का पार्ट बन गया। अब इसका नतीजा ये होगा कि हमारी एजुकेशन मतलब हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कोरिलेट करेगा हमारी एंड एरर टर्म के साथ, जो एक्सोजेनाइटी की अजम्पशन को वायलेशन करेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, तो जिसको हम कहते हैं जी ओमिटेड वेरिएबल बाइस। तो ये ओमिटेड वेरिएबल बाइस जैसी प्रॉब्लम को कोज करेगा। तो इसलिए हमने इंश्योर करना है कि हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्टली जो है वो मिसिंग फैक्टर्स के अफेक्ट को कैप्चर ना करे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं जी हमारे पैरामीटर्स की कॉन्स्टेंसी। अब ये जो पैरामीटर कॉन्स्टेंसी का क्राइटेरिया है, ये कहते हैं जी, क्या कहते हैं कि हमारे मॉडल के जो कोफिशिएंट्स हैं उनकी जो वैल्यूज हैं, मॉडल के कोफिशिएंट्स हैं, उनकी जो वैल्यू है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कांस्टेंट रहनी चाहिए। कि जब हम क्या करते हैं, एक मॉडल को जो है वो एस्टिमेट करते हैं, तो हम अज्यूम करते हैं कि वेरिएबल्स का जो आपस में रिलेशनशिप है वो कंसिस्टेंट है। ठीक है, कि मॉडल के जो कोफिशिएंट्स हैं बीटा नॉट और बीटा वन, तो यहाँ पे बीटा नॉट इंटरसेप्ट को बीटा वन जो है वो कोफिशिएंट है, तो अगर बीटा वन की वैल्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होगी तो हमारा मॉडल अनस्टेबल होगा। तो ये क्राइटेरिया कहता है कि मॉडल के कोफिशिएंट्स की वैल्यू जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्टेबल होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब हम एक मॉडल को एस्टिमेट करते हैं तो हम यूजुअली अज्यूम करते हैं कि वेरिएबल्स का आपस में जो रिलेशनशिप है वो कंसिस्टेंट है। लेकिन अगर हम रियल इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स की बात करें तो क्या करते हैं, तो कुछ फैक्टर्स की वजह से जो है वो कुछ फैक्टर्स की वजह से जो है वो रिलेशनशिप्स चेंज हो सकते हैं। ठीक है, अब कुछ फैक्टर्स जिनकी वजह से इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स से चेंज हो सकते हैं, उनमें आ जाता है कि पॉलिसी के चेंजेस की वजह से इकोनॉमिक रिलेशनशिप चेंज हो सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की वजह से, और किसी एक्सटर्नल शॉक की वजह से रियल वर्ल्ड में जो है वो इकोनॉमिक रिलेशनशिप चेंज हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर क्या कहते हैं, मॉडल के पैरामीटर्स की वैल्यू जो है अगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होती रहे, तो हमारा मॉडल जो है वो फोरकास्टिंग के लिए अनरिलायबल हो जाएगा। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल कि हमने रिलेशनशिप जो है वो हम स्टडी कर रहे हैं इनकम के और कंजम्पशन के रिलेशनशिप को। ठीक है, लेकिन इनकम का और कंजम्पशन का रिलेशनशिप जो है वो कोविड-19 के इफेक्ट से पहले और कोविड-19 के जो इंसिडेंट इवेंट के बाद जो है वो टोटली डिफरेंट होगा। ठीक है, तो अगर हमारा मॉडल जो है वो इस तरह के चेंजेस को अकाउंट नहीं कर रहा, कंसिडर नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि उसकी प्रेडिक्शंस जो होंगी वो इनएक्यूरेट होंगी। ठीक है, तो एक मॉडल तब यूजफुल होगा फोरकास्टिंग के लिए जब उसके पैरामीटर्स जो हैं वो रीजनेबली स्टेबल होंगे
over the period of time। ठीक है। अब फिफ्थ क्राइटेरिया है जी डाटा कोहेरेंसी। ठीक है, डाटा कोहेरेंसी जिसका मतलब ये है कि हमारे जो मॉडल के जो रेजिडुअल्स हैं उन वो जो है शुड बिहेव लाइक व्हाइट नॉइज। ठीक है, कि हमारे जो मॉडल के रेजिडुअल्स हैं उन्हें व्हाइट नॉइज की तरह बिहेव करना चाहिए। व्हाइट नॉइज क्या होता है? व्हाइट नॉइज वो रेजिडुअल्स होते हैं कि जब हमारे रेजिडुअल्स का जो मीन है वो ज़ीरो हो, उनकी वेरिएंस जो है वो कांस्टेंट हो और वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी कोरिलेट ना कर रहे हों ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो जब हम मॉडल को एस्टिमेट क्योंकि जब हम मॉडल को एस्टिमेट करते हैं तो हम एनालाइज करते हैं। क्या करते हैं एनालाइज? कि हम रेजिडुअल्स को चेक करते हैं कि मॉडल ने जो है वो सारी सिस्टमेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो अपने अंदर कैप्चर की है या नहीं की। तो आइडियली अगर रेजिडुअल्स का मीन जो है वो ज़ीरो हो, वेरिएंस कांस्टेंट हो और कोई कोरिलेशन ना हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो लेकिन अगर तो वो व्हाइट नॉइज कहलाता है। लेकिन अगर रेजिडुअल्स कोई पैटर्न शो करें, ठीक है, कोई ट्रेंड शो करें, कोई साइकिल शो करें, ठीक है, तो ये इंडिकेट करता है कि मॉडल में से कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो मिसिंग है। तो अगर रेजिडुअल्स कोई पैटर्न शो कर रहे हैं, जैसे कोई ट्रेंड शो कर रहे हैं, तो उसका मतलब कि कोई वेरिएबल मिसिंग है। और अगर साइकिल शो कर रहे हैं तो उसका मतलब डायनामिक स्ट्रक्चर मिसिंग है। ठीक है, तो लेकिन अगर फॉर इंस्टेंट जो है वो हमारे रेजिडुअल्स जो हैं वो रैंडम पैटर्न शो करें, ठीक है, कंप्लीटली रैंडमली अपेयर हो, तो ये सजेस्ट करता है रेजिडुअल्स इज इक्वल टू प्योर रैंडमनेस। ठीक है, तो ये सजेस्ट करता है कि हमारा जो डाटा है, हमारा जो मॉडल है, वो डाटा को बहुत एक्सप्लेन करने में बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमारा मॉडल जो है वो गुड मॉडल है। ठीक है, कि आफ्टर फिटिंग अ गुड मॉडल नथिंग सिस्टमैटिक शुड बी लेफ्ट अनएक्सप्लेन्ड। ठीक है, और अगर हमारे रेजिडुअल जो हैं वो पैटर्न शो कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका मतलब यह है कि हमारी मॉडलिंग सही नहीं हुई है और हमारा मॉडल जो है वो बैड मॉडल है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जी इनकम प्रॉपर्टी। तो ये क्राइटेरिया कहता है जी कि a good model जो है should be able to outperform competing models। ठीक है, कि your model should be better than competing models। It should explain the results of other models, not be improved by adding another model। ठीक है, हम रियल प्रैक्टिसेस में रिसर्चर्स जो होते हैं वो अक्सर जो है वो मल्टीपल मॉडल जो है वो डिफरेंट सेट्स ऑफ वेरिएबल्स को जो है वो यूज़ करके जो है वो एस्टिमेट करते हैं। तो इनकम्पासिंग प्रॉपर्टी जो है वो हमें कहती है कि हमारा जो चूजन मॉडल है, जो मॉडल हमने चूज किया है वो एक्सप्लेन करे क्या कहते हैं रिजल्ट्स को जो हमने दूसरे मॉडल से लिए हैं। ठीक है, और वो जो है हमारा मॉडल जो है शुड नॉट बी सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड बाय एडिंग एडिशनल वेरिएबल्स, कि वो एडिशनल वेरिएबल्स को ऐड करने से सिग्निफिकेंटली अप्रूव ना हो और ना ही वो अल्टरनेटिव स्पेसिफिकेशंस को यूज़ करने से सिग्निफिकेंटली अप्रूव हो। और इसके एग्जांपल वो इस तरह से देते हैं कि अगर एक मॉडल जो है वो इनकम को यूज़ करता है कंजम्पशन को एक्सप्लेन करने के। ठीक है, एक मॉडल है वो इनकम को यूज़ करता है कंजम्पशन को एक्सप्लेन करने के लिए और दूसरा मॉडल जो है वो इनकम और इंटरेस्ट रेट दोनों को यूज़ करता है। ठीक है, तो जो सेकंड मॉडल है वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा फर्स्ट मॉडल के मुकाबले में, क्योंकि फर्स्ट मॉडल को जो है वो इनकम्प्लीट कंसिडर किया जाएगा। क्योंकि गुड मॉडल वो मॉडल होता है जो इफेक्टिवली कैप्चर करे
करे सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को, ठीक है, सो दैट नो कंप्यूटिंग मॉडल कैन प्रोवाइड अ सब्सटेंशियली बेटर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो ये थे जी 6 क्राइटेरियाज, और 6 क्राइटेरिया जो है वो हमें एक कम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं इकोनोमेट्रिक मॉडल्स की इवेलुएशन का, ठीक है। अब अच्छा मॉडल जो होता है वो हमें रियलिस्टिक प्रोडिक्शंस प्रोवाइड करता है, वो इकोनॉमिक थ्योरी के साथ अलाइन करता है, वो इंश्योर करता है कि एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स जो हैं वो एरर टर्म्स के साथ कोरिलेटेड ना हो, ठीक है। वो स्टेबल पैरामीटर्स की जो वैल्यू है उनमें स्टेबिलिटी शो करता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो रैंडम रेसिडुअल जनरेट करता है, और वो बेटर परफॉर्म करता है अल्टरनेटिव मॉडल्स के नस्बत। तो इसलिए जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है इसकी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस को अंडरस्टैंड करना, ठीक है। यहाँ पे हमने 6 क्राइटेरियाज को काफ़ी डिटेल से देखा, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेनी चाहिए कि रियल वर्ल्ड में जब हम डाटा एनालाइज करते हैं तो रियल वर्ल्ड में जो है ये सारे क्राइटेरियाज को सेटिस्फाई करना एक ही मॉडल के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिस्ट जो होते हैं उन्हें सर्टेन इश्यूज का सामना करना पड़ता है, जिसमें से सबसे पहले आ जाता है जी मिसिंग वेरिएबल की प्रॉब्लम, मेजरमेंट एरर की प्रॉब्लम, स्ट्रक्चरल चेंजेस की प्रॉब्लम। तो मॉडल स्पेसिफिकेशंस के जो एरर्स होते हैं वो एनालिसिस में बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। तो जब भी आप किसी मॉडल को जो है वो बिल्ड कर रहे हैं या एवेलुएट कर रहे हैं तो आपने ये 6 क्राइटेरियाज को जो है वो हमेशा अपने माइंड में रखना है, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया जो है वो आपको गाइड करते हैं एक स्टैटिस्टिकली साउंड मॉडल डेवलप करने में, जो इकोनॉमिकली मीनिंगफुल भी होता है और प्रैक्टिकली यूजफुल भी होता है। तो आई होप आप लोगों को क्या कहते हैं 6 क्राइटेरियाज की अच्छे तरीके से समझ आ गई हो।